नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विथ अनिल पर। मित्रों, आज इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे महामैराथन प्रश्नोत्तरी जो आपके बाल विकास और शिक्षण विधि से संबंधित है। ये अंतिम प्रहार है सीडीपी पर। कुछ 50+ प्रश्नों को लिया गया है इस वीडियो में, जो आपके परीक्षा के दृष्टि से बेहद इम्पोर्टेंट और अति संभावित प्रश्न है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आपसे निवेदन है, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को करने के लिए और भी अन्य सब्जेक्ट से संबंधित। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस महामैराथन प्रश्नोत्तरी को और देखते हैं उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न आपका, सीखने के नियम का प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है थार्नडाइक, पावलोव, स्किनर, कोहलर। तो आप इसका जो करेक्ट ऑप्शन है उसका बताने का प्रयास करिए। आप लोग भी कापी और पेन लेकर बैठिए और सॉल्व करिए। देखिए 50 में से कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। जितने प्रश्न आपके सही होते हैं, क्या स्कोर आप कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो आइए मैं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताता हूं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ए होगा, थार्नडाइक। सीखने के नियम का प्रतिपादक थार्नडाइक माने जाते हैं। और अन्य प्रश्नों से भी जो प्रश्न बन रहे हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न, उसको देख लेते हैं। पावलोव से पूछा जाता है शास्त्रीय अनुबंधन या कंडीशन थ्योरी किसने दिया सीखने का? तो ये पावलोव ने दिया है। और पुनर्वलन का सिद्धांत स्किनर ने, या अभिकर्मित अनुदेशन का सिद्धांत तो स्किनर ने दिया है। और कोहलर ने सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया है। तो यहाँ से ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण बन रहे थे, इसको भी मैंने आपको बता दिया। तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को करने के लिए। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, उसको भी ज्वाइन कर लें। वहाँ क्यूज के माध्यम से भी आपकी तैयारी कराई जा रही है और इस वीडियो का PDF भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पर। तो उसको ज्वाइन अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के पास पहले आप लोग वीडियो को शेयर कर दें, जिससे अधिक से अधिक लोग इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के मैराथन को देख सकें और अपनी तैयारी को और बेहतरीन बना सकें। आइए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला आपका दूसरा प्रश्न, अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन आपके सामने है कोहलर, बर्क, ईस्टर्न, गाल्टन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा ए होगा, कोहलर। अभी पिछले प्रश्न में मैंने व्याख्या किया, बताया आपको कि सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो हैं कोहलर। नेक्स्ट देखते हैं अगला आपका तीसरा प्रश्न, अधिगम का उपयुक्त अर्थ है। ठीक, ऑप्शन आपके सामने है कौशल अर्जन, ज्ञान तथा अनुभव अर्जन। तीसरा ऑप्शन है व्यवहार में परिवर्तन। चौथा है व्यक्तित्व समायोजन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका वो होगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा ऑप्शन। व्यवहार में परिवर्तन को ही अधिगम का उपयुक्त अर्थ माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं चौथा प्रश्न आपका। बता दें तो इस वीडियो में जो भी प्रश्न लिए गए हैं वो सभी महत्वपूर्ण और अति संभावित हैं आपकी यूपी टेट परीक्षा की दृष्टि से। तो पूरा वीडियो को अवश्य देखें। ठीक, आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगेगा और आपकी एक अच्छा रिवीजन हो जाएगा आने वाले यूपी टेट परीक्षा के दृश्य से, जिससे आप जान जाएं कि किस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, ताकि यहाँ पे आप गलती करें परीक्षा हाल में ये गलती ना करें। ठीक, इसमें ऐसे ही प्रश्नों को लिया गया है जैसे आपके प्रश्न पत्र में प्रश्न आते हैं। विगत वर्षों में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं उसको ध्यान में रख करके इस PDF को तैयार किया गया है, जो आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। तो आइए देखते हैं चौथा प्रश्न, बीने साइमन परीक्षण संबंधित है। ये किससे संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने है बुद्धि परीक्षण से, व्यक्तित्व परीक्षण से, अभिक्षमता परीक्षण से, अभिवृत्ति परीक्षण से।
तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपका ए ऑप्शन सही होगा। बुद्धि परीक्षण से संबंधित है बीने साइमन परीक्षण, और इन्होंने 1905 में अपना बुद्धि परीक्षण किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। और बुद्धि लब्धि की बात की जाए तो टर्मन ने 1916 में बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया था। ये दोनों ध्यान रखिएगा, ये दोनों बुद्धि चैप्टर से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट देखते हैं अगला आपका पांचवा, पूर्व में सीखे गए ज्ञान का उपयोग ही स्मृति है, यह कथन किसका है? ठीक, पूर्व में सीखे गए ज्ञान का उपयोग ही स्मृति है, यह कथन किसका है? कथन से भी संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लें। तो इसका जवाब देखते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, वुडवर्थ का, बकिंघम का, गिलफोर्ड का, अरस्तू का। ठीक, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक, वुडवर्थ का। वुडवर्थ का एक कथन है कि पूर्व में सीखे गए ज्ञान का उपयोग ही स्मृति है, ये वुडवर्थ ने कहा है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, निम्न में से कौन सा विधि 1 वर्ष के बालक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन आपके सामने, खेल विधि, पुनर्बलन विधि, ए और बी दोनों, कोई नहीं। चौथा ऑप्शन आपका है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ए ऑप्शन, खेल विधि। खेल विधि जो है 1 वर्ष के बालक के लिए सबसे उपयुक्त है, क्योंकि 1 वर्ष का बालक छोटा होता है और वो खेल के माध्यम से ही चीज़ों को अच्छे ढंग से सीखता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला आपका 7वां प्रश्न, निकटवर्ती विकास क्षेत्र की अवधारणा किसने दी? ऑप्शन है आपके सामने, जीन पियाजे, लेव वाइगोस्टकी, ब्रूनर, बर्कले। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन आपका वो है ए, जीन पियाजे। जीन पियाजे नहीं, सॉरी, इसका जीन पियाजे नहीं होगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपका बी है, ले वाइगोस्टकी। ठीक, निकटवर्ती विकास क्षेत्र की अवधारणा ले वाइगोस्टकी ने दिया है, ये ध्यान रखिएगा। और जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की अवस्था का सिद्धांत दिया है। इन्होंने 4 संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं का जिक्र अपने सिद्धांत में किया है। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, उसके लिए सॉरी। कि निकटवर्ती विकास क्षेत्र की जो अवधारणा है ये किसने प्रस्तुत की? तो ले वाइगोस्टकी ने किया है। नेक्स्ट आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला आपका 8वां प्रश्न, व्यक्तिगत वार्ता का संबंध है। ऑप्शन पहला आपका, स्वयं से की जाने वाली मौखिक वार्ता से। बी ऑप्शन आपका, समस्या समाधान की वार्ता से। सी ऑप्शन है तीसरा आपका, अहम केंद्रित वार्ता से। ऑप्शन डी है ए और बी दोनों से। ठीक, तो व्यक्तिगत वार्ता का जो संबंध है इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपका ए होगा, स्वयं से की जाने वाली वार्ता से संबंधित है। व्यक्तिगत वार्ता मतलब स्वयं से की जाने वाली वार्ता। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आपकी यूपी टेट परीक्षा की दृष्टि से। ठीक, तो बहुबुद्ध सिद्धांत के प्रतिपादक पूछा है, इसमें कौन है? स्किनर, क्राउडर, कोहलर, पियाजे। तो बता दें इसमें थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। ये जो इस प्रश्न का सही ऑप्शन है इस विकल्प में है ही नहीं इस प्रश्न के, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा गार्डनर। ठीक, गार्डनर महोदय बहुबुद्ध सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, ए जी गार्डनर, ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं। 10वां प्रश्न आपका, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम लागू हुआ, ये कब लागू हुआ था इसको आपको बताना है। ठीक, तो ऑप्शन आपके सामने है 2013, 2014, 2016, 2015। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन आपका वो होगा सी, 2016। 2016 में दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम लागू किया गया। ठीक,
आप लोग भी प्रश्नों को करते रहिए, लगातार देखिए कितने प्रश्न आपके सही हैं, क्योंकि अब परीक्षा 2 दिन बची है, तो इसमें कितना आप तैयार किए आप अनुमान लगा सकते हैं और चीज़ों को अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। तो प्रश्नों को सॉल्व अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में अपने सही प्रश्नों के उत्तर ज़रूर बताएं कि इतना प्रश्न हमारे सही हुए। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है अगला आपका 11वां प्रश्न, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 आधारित है जिसे क्या कहा जाता है? NCF 2005। ये ध्यान रखिएगा, इसका इंग्लिश में नाम है NCF और हिंदी में राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 कहा जाता है। तो ये किस पर आधारित है पूछा गया इस प्रश्न में। ऑप्शन आपके सामने है, बाल केंद्रित शिक्षा पर, शिक्षक केंद्रित शिक्षा पर, पाठ्यक्रम केंद्रित शिक्षा पर, अधिगम केंद्रित शिक्षा पर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा आपका, बाल केंद्रित शिक्षा पर। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 NCF 2005 बाल केंद्रित शिक्षा पर अधिक जोर देता है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानसिक संरचना जो चिंतन के निर्माण प्रखंड हैं। ठीक, एक किसने कहा है, एक किनका कथन है? ऑप्शन आपके सामने, जीन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की और स्किनर चौथा ऑप्शन आपका। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा मित्रों वो होगा पहला आपका ए, जीन पियाजे। ठीक, मानसिक संरचना जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, ये जीन पियाजे ने कहा है। अगला देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, सीखने का वक्र दर्शाता, ये भी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपकी यूपी टेट परीक्षा की दृष्टि से, इसको स्टार बना लीजिए, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, तो सीखने का वक्र दर्शाता है, क्या प्रदर्शित करता है आपको बताना है। ऑप्शन है, सीखने की प्रकृति को, सीखने की प्रगति को, सीखने की रचनात्मकता को, सभी को। ठीक, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा, सीखने की प्रगति को ये दर्शाता है कि किस स्तर तक सीखा गया है। ठीक, और सीखने का ये वक्र हो गया, और पठार भी बनता है उसको भी जान लेते हैं। तो पठार से हम मतलब है रुकावट से, जैसे सीखने की दर जहाँ पर रुक जाए, घटती हुई नज़र आए, एकाएक रुक जाए, उस वहाँ पर पठार हो जाता है। ठीक, अधिगम का पठार इसको कहा जाता है। और सीखने का जो वक्र होता है वो सीखने की प्रगति को दर्शाता है कि किस स्तर तक आपके द्वारा कोई चीज़ सीखा गया है, और बीच में जो अवधान रुकावट आ जाता है उसी को पठार कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, TAT का पूरा नाम है, आपको बताना है TAT का पूरा नाम क्या होगा। TAT शॉर्ट में इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, इसका पूरा नाम फुल फॉर्म आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, थीमेटिक असेसमेंट टेस्ट, दूसरा आपका थीमेटिक एप्रीशन टेस्ट, तीसरा आपका थीमेटिक एलिटिक टेस्ट, चौथा है कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका बी होगा, थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट इसको कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म है थीमेटिक, ए से एपर्सेप्शन, टी से टेस्ट। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और ये भी जान लीजिए जो TAT ये जो थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट है ये व्यक्तित्व परीक्षण से संबंधित है, इसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है अगला आपका, और ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपके बुद्धि चैप्टर से संबंधित। बुद्धि परीक्षण में एक 14 वर्षीय बालक है, यहाँ पर क्वेश्चन बना के दिया है, थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, इसको ध्यान से देखिएगा। बुद्धि परीक्षण में एक 14 वर्षीय बालक 50 अंक प्राप्त करता है, तो उसकी मानसिक आयु क्या है। ठीक, ये आपको बताना है, 28 वर्ष है कि 7 वर्ष है कि 8 वर्ष है कि 14 वर्ष है, ये बताना है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। ठीक, तो इसको निकालते कैसे हैं, तो जो सूत्र होता है बुद्धिलब्ध का उसको जान लेते हैं। ठीक, तो बुद्धि
लब्धि बराबर होता है मानसिक आय बटे वास्तविक आय इंटू 100। ठीक, तो बुद्धि लब्धि, ये जो 50 अंक प्राप्त कर रहा है ये उसकी बुद्धि लब्धि है, तो इसको यहाँ रख देंगे। ठीक, 50 इक्वल टू मानसिक एबिलिटी उसकी कितनी है और वास्तविक आय, तो यही आपको निकालना ही है, मेंटल एबिलिटी यम। वास्तविक एज उसकी कितनी है 14 इंटू 100 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से आप देख सकते हैं एक कट जाएगा, 50 से करने 50, 50 दूना 100। ठीक, ये 2 ऊपर रहेगा, 2 से 7 टाइम एक कट जाएगा 14, तो ये 7 यहाँ पर आएगा मल्टीप्लाई होके, तो यम इक्वल टू फाइनली आपको मिल जाएगा 7 ईयर यानी 7 वर्ष। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे थोड़ा स्पष्ट नहीं हो रही है चीज़ें, लेकिन आप सुन रहे हैं तो उस चीज़ों को समझ सकते हैं। इसी फार्मूला में रख के हम निकाल लेंगे। बुद्धि लब्ध आपका दिया है 50, मेंटल एबिलिटी आपको निकालना है मानसिक आय बटे 14 करेंगे, वास्तविक आय उसका हो जाएगा गुणे 100। यहाँ से एक कट जाएगा, थोड़ा लंबा होता है, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करते फिर काटते, वही बात है, मैंने यहाँ डायरेक्ट काट दिया। 50 से एक कट जाएगा, 2 बार में 100 और 2 से 14 कट जाएगा 7 टाइम में, तो यम इक्वल टू आपका 7 इधर आएगा तो 7 हो जाएगा। यानी इस 14 वर्षीय बालक की जो मानसिक आय होगी वो कितनी होगी 7 वर्ष। इस प्रकार से आपका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला आपका विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, यह कथन किसका है। ठीक, तो ऑप्शन देख लेते हैं, पियाजे, हरलाक, स्किनर, वैलेंटाइन, इन चारों में से किसने कहा है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपका वो है ऑप्शन सी स्किनर। स्किनर का एक कथन है कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न, प्रबलन सिद्धांत किसने दिया, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपकी यूपी टेट परीक्षा के दृष्टि से। ऑप्शन देख लेते हैं, स्किनर, हल, पावलाव, कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन आपका इसका होगा ऑप्शन बी हल। हल ने प्रबलन का सिद्धांत दिया है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है, कथन किसका है। ठीक, व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है, यह कथन किसका है, इसको आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, गिलफोर्ड, वुडवर्थ, ड्रेवर, एंजेक। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपका वो होगा ऑप्शन ए गिलफोर्ड। गिलफोर्ड ने कहा कि व्यक्तित्व जो है वो गुणों का एक समन्वित रूप है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला आपका 19वां प्रश्न, थार्नडाइक के सीखने का गौड़ नियम होता है। यहाँ पर दिया है ऑप्शन में आपके, पहला ऑप्शन है प्रभाव का नियम, दूसरा है तत्परता का नियम, तीसरा है अभ्यास का नियम, चौथा है सादृश्यता का नियम। तो आप जान रहे होंगे कि थार्नडाइक महोदय ने प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम ये तीनों भी दिया है और सादृश्यता का नियम भी दिया, लेकिन इसमें मुख्य और गौड़ नियम की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो ये जो भी है प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, ये तीनों जो हैं ये मुख्य नियम में आते हैं। ठीक, 3 मुख्य नियम इन्होंने दिया और 5 जो है गौड़ इन्होंने दिया, गौड़ नियम 5 दिया, जिसमें से एक आपका है सादृश्यता का नियम, ये ध्यान रखिएगा। तो 3 मुख्य नियम इन्होंने दिया और 5 गौड़ नियम दिया था, और 3 जो मुख्य नियम दिए थे प्रभाव का नियम, तत्परता का और अभ्यास का नियम। लेकिन इसमें आपका पूछा गौड़ नियम क्या है, तो सादृश्यता का नियम जो है वो गौड़ नियम में आता है, जो कि 5 गौड़ नियम इनके द्वारा दिए गए। आइए नेक्स्ट प्रश्न अगला देखते हैं। अगला आपका बुद्ध सीखने की योग्यता है, कथन किसका है। ऑप्शन आपके सामने है, बंकीघम का, बीने का, टर्मन का, बेस्लर का। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा मित्रों
होगा ए बंकी घम का। ठीक, बंकी घम का एक कथन है कि बुद्ध सीखने की योग्यता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सिद्धांत भाषा विकास से संबंधित है? ठीक, या किसने भाषा विकास का सिद्धांत दिया है, ये सीधे आप समझिए। ठीक, ऑप्शन आपके सामने है फ्रायड, पियाजे, एरिक्सन, चॉम्स्की। ठीक, तो इस प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा डी होगा, चॉम्स्की। ठीक, चॉम्स्की ने भाषा विकास का सिद्धांत दिया है। और एरिक्सन ने किसका दिया है? तो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। फ्रायड ने मनोविश्लेषण का सिद्धांत। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला आपका 22वां प्रश्न, व्यक्तित्व मापन के TAT में कुल कितने सादे कार्ड प्रयुक्त होते हैं? जो भी पिछले प्रश्नों में आपने देखा, TAT यानी थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट जो होता है उसमें पूछ रहा है कुल कितने सादे कार्डों का प्रयोग होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा। ठीक, एक। ठीक, यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, गलती यहाँ पर हो सकती है। कुल अगर कार्ड पूछेगा तो 31 कार्ड का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं आप पूछा है सादे कार्ड कितने उसमें प्रयुक्त होते हैं, तो एक सादा कार्ड उसमें होता है, बाकी ये ब्लैक एंड वाइट होते हैं। ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न 23वां आपका, द कंडीशन ऑफ लर्निंग नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए है आपका रॉबर्ट गैने, दूसरा ऑप्शन है ब्लूम, तीसरा है करथवाल और चौथा ऑप्शन है गिलफोर्ड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ए होगा। ठीक, रॉबर्ट गैने की ये पुस्तक थी, लिखी गई द कंडीशन ऑफ लर्निंग। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। तो रॉबर्ट गैने इस पुस्तक के लेखक हैं, इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, द कंडीशन ऑफ लर्निंग, रॉबर्ट गैने। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला आपका 24वां प्रश्न, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, जन्म से 2 वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष तक, 7 से 11 वर्ष तक, 11 से 15 वर्ष तक। तो जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या होती है, इसका करेक्ट ऑप्शन आपका सी होगा, 7 से 11 वर्ष तक। ठीक, और इसमें जान लेते हैं और अवस्थाओं को। जन्म से 2 वर्ष होती है संवेदीगामक अवस्था, 2 से 7 वर्ष होती है प्राक संक्रियात्मक अवस्था, और 7 से 11 भी आपने देखा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और 11 से 15 होती है आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये ध्यान रखिएगा, ये पियाजे के चारों जो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत हैं उन्हीं की अवस्थाओं की ये उम्र दे रखी है कि किस वर्ष के मध्य कौन सी अवस्था होती है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है आपका अगला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आपका, क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ठीक, ऑप्शन आपके सामने है पावलोव, एडगर डेल, गार्डनर, स्किनर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ए। पिछले प्रश्न में मैंने जिक्र किया था। ठीक, पावलोव ने क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत को दिया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला आपका 26वां प्रश्न, किस मनोवैज्ञानिक ने मांग का सिद्धांत दिया? ऑप्शन आपके सामने थार्नडाइक, हल, युंग और मैस्लो ने। तो किसने दिया है? इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन डी है। ठीक, मैस्लो के द्वारा मांग का सिद्धांत दिया गया। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको अच्छे से आप तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपका वो हो जाएगा ब्लूम। ठीक,
चार ऑप्शन है, ब्लूम, गिलफोर्ड, ड्यूवी, उपर्युक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ब्लूम होगा। आपने पढ़ी होगी ब्लूम टैक्सोनॉमी, जिसमें क्या है, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। आरटीई का पूरा नाम है। ऑप्शन आपके सामने है, राइट टुवर्ड एजुकेशन, राइट टू एनवायरमेंट, राइट टू एजुकेशन, रिजर्वेशन टू एजुकेशन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपका सी होगा, राइट टू एजुकेशन। ठीक, आइए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका और महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह कार्य लड़कों का है, ये कार्य लड़कियां नहीं कर सकती, यह कथन दर्शाता है। ठीक, यह कार्य लड़कों का है, ये कार्य लड़कियां नहीं कर सकती, यह कथन दर्शाता है। क्या चीज़ दर्शा रहा है? ऑप्शन आपके सामने है, पूर्वाग्रह, रूढ़िवादिता, उन्नति, कोई नहीं। तो इसका बता दें, जो करेक्ट ऑप्शन आपका ए है, पूर्वाग्रह को दर्शा रहा है, लिंग पूर्वाग्रह को दर्शा रहा है कि ये कार्य लड़कों का है, ये लड़कियां नहीं कर सकती। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला आपका 30वां प्रश्न, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति पलायन का संबंध संवेग से है। किस प्रकार के संवेग से संबंधित है आपका पलायन? ऑप्शन आपके सामने है, भय, घृणा, आश्चर्य, भूख। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन आपका ए होगा। ठीक, भय। पलायन का जो संवेग है, मूल संवेग, मूल प्रवृत्ति का संवेग वो है भय। इसको आप ट्रिक के माध्यम से, जैसे पलायन लोग कब करते हैं, जब किसी चीज़ से डर जाते हैं, उनके अंदर भय आ जाता है, तब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन करते हैं। इस प्रकार से आप आसानी से पलायन के जो मूल प्रवृत्ति है, उसका जो संवेग है वो भय है, इसको याद रख सकते हैं। आइए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अधिगम की विशेषता नहीं है। ऑप्शन है, अधिगम क्रियाशील है, अधिगम उद्देश्यहीन है, अधिगम वातावरण के परिणाम स्वरूप होता है, अधिगम आचरण को प्रभावित करता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, अधिगम उद्देश्यहीन है। ठीक, अधिगम की विशेषता नहीं है, तो अधिगम क्या है, उद्देश्यहीन है, बिना उद्देश्य का होता है, एक गलत बात है। तो इसलिए यहाँ पर नहीं पूछा है, तो अधिगम उद्देश्यहीन होता है, ही सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला आपका शिक्षण सूत्र है। आपको बताना है शिक्षण सूत्र कौन सा है इनमें से। पहला दे रखा है, व्यवहार से तर्क की ओर, विश्लेषण से अंश की ओर, अनिश्चित से सूक्ष्म की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा वो है ऑप्शन नंबर डी, विशिष्ट से सामान्य की ओर शिक्षण सूत्र है। ठीक, आपने बाल विकास में पढ़ा होगा शिक्षण सूत्र और शिक्षण विधियाँ। तो ये सभी जो दे रखी है शिक्षण विधियाँ हैं, विश्लेषण से अंश की ओर या अनिश्चित से सूक्ष्म। ठीक, लेकिन विशिष्ट से सामान्य की ओर ये आपके शिक्षण सूत्र में आते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। CWSN संबंधित है। ठीक, पूछ रहा है CWSN, इंग्लिश में इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक, ये किससे संबंधित है? ऑप्शन है आपका, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों से, सामान्य आवश्यकता वाले बच्चों से, ए और बी दोनों से, चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। ठीक, वो CWSN के अंतर्गत इनकी एक कैटेगरी है, CWSN, उनके अंतर्गत इन विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को रखा जाता है, जिनमें एक विशिष्ट प्रकार की विकलांगता या अलग गुण पाए जाते हैं। ठीक, उन्हीं को इस विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के अंतर्गत रखा जाता है, जिनको इंग्लिश में CWSN कहते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला आपका 34वां प्रश्न,
NCERT के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण चक्र की समयावधि होती है? ऑप्शन आपके सामने है 40 मिनट, 36 मिनट, 30 मिनट, 50 मिनट। तो NCERT के अनुसार अगर पूछा जाए तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बी, 36 मिनट। 36 मिनट होती है सूक्ष्म शिक्षण चक्र की समयावधि NCERT के अनुसार। अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्धि का संरचना सिद्धांत किसने दिया? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी यूपी टेट परीक्षा की दृष्टि से। अब बता दें मित्रों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग लाइक अवश्य करें। आप लोग देखते तो हैं लेकिन लाइक नहीं करते, और शेयर भी कर दिया करें जिससे हमें और मनोबल मोटिवेशन मिले। ठीक, और प्रैक्टिस सेट आपको बनाने के लिए ऐसे ही और महत्वपूर्ण विषयों के जो टॉपिक है उन पर तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे तो आपके लिए और बेटर किया जाएगा। तो आइए 35 प्रश्न देखते हैं, बुद्धि का संरचना सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन आपके सामने है थार्नडाइक, गिलफोर्ड, थर्स्टन, बीने। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपका वो है गिलफोर्ड। गिलफोर्ड ने बुद्धि का संरचना सिद्धांत दिया है। और बुद्धि का अगर बहुकारक सिद्धांत कहे तो है थार्नडाइक। नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, अधिगम की सर्वोत्तम प्रगति तभी होती है जब व्यक्ति अभिप्रेरित हो। कथन किसका है? एक कथन से संबंधित प्रश्न है। पूछा जा रहा है कि अधिगम की सर्वोत्तम प्रगति तभी होती है जब व्यक्ति अभिप्रेरित होता है। किसने कहा है? ऑप्शन आपके सामने गेट्स, कली, मिल्टन, एंडरसन ने। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका डी होगा, एंडरसन ने। एंडरसन ने कहा है कि अधिगम की जो सर्वोत्तम प्रगति तभी होती है जब व्यक्ति अभिप्रेरित हो। नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 37वां, एक्सेप्शन चिल्ड्रन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ऑप्शन आपके सामने है हेवार्ड तथा और लेनेस्की ने, रिली तथा लेविस ने, मेकर ने, टोरेंस ने। ठीक, तो इस प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए है, हेवार्ड और लेनेस्की ने। ठीक, एक्सेप्शन चिल्ड्रन नामक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन किसने किया है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये भी आपका ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन आपके सामने है क्रेस्मर, युंग, स्प्रेजर, भारतीय दर्शन। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन है कि सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर व्यक्तित्व का जो विभाजन है वो किसने किया है? तो युंग ने किया है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 39वां, सुजनकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के दृष्टि से। ठीक, कि सुजनकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ऑप्शन आपके सामने क्रो, गाल्टन, रास, वुडवर्थ। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, गाल्टन। गाल्टन ने सुजनकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। नेक्स्ट अगला देखते हैं 40वां प्रश्न, जलोटा द्वारा प्रतिपादित साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण किस आयु के बालकों पर उपयुक्त है? ठीक, डॉक्टर जलोटा द्वारा जो प्रतिपादित साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण था वो कितने आयु वर्ग के बालकों के लिए था, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन है आपके सामने 6 से 10 वर्ष, 10 से 12 वर्ष, 12 से 16 वर्ष, 16 से 20 वर्ष। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 12 से 16 वर्ष के बालकों पर ये आधारित है, जलोटा द्वारा प्रतिपादित साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। नेक्स्ट देखते हैं
41वां प्रश्न आपका, सूक्ष्म शिक्षण चक्र की कुल अवधि होनी चाहिए। ऑप्शन आपके सामने 30 मिनट, 45 मिनट, 50 मिनट, 60 मिनट। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर NCERT के अनुसार अगर पूछता है, ठीक, तो 36 मिनट होगा। लेकिन अगर आपके ऐसे पूछ रहा है कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र की कुल अवधि कितनी होनी चाहिए, तो ऑप्शन आपका बी सही होगा, 45 मिनट, ठीक। लेकिन अगर NCERT के अनुसार पूछा जाए या भारतीय प्रतिमान में, तो 36 मिनट होता है, ये ध्यान दीजिएगा। और 45 मिनट अगर वैसे पूछ रहा है कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र की कुल अवधि, 36 ऑप्शन में नहीं है, 45 है, तो 45 को लगाएंगे। नेक्स्ट अगला देखते हैं, संज्ञानात्मक क्षेत्र का जटिलतम रूप है। ऑप्शन आपके सामने ज्ञान, अवबोधन, संश्लेषण, मूल्यांकन। तो संज्ञानात्मक क्षेत्र का जो जटिलतम रूप है वो क्या है, आपको इसमें बताना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपका डी हो जाएगा, मूल्यांकन। मूल्यांकन जो है संज्ञानात्मक क्षेत्र का जटिलतम रूप है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए थोड़ा स्क्रॉल हो गया, नीचे आ गया, ले आते हैं। वन मिनट वेट, आ गया, यही चल रहा था। संज्ञानात्मक क्षेत्र तो बता दिए। नेक्स्ट आपका 43वां प्रश्न, सृजनशीलता के स्तर सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। ऑप्शन आपके सामने है, ए टेलर, डब्ल्यू बुंट, फ्रायड, स्किनर। तो 43 का आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ए टेलर। ए टेलर ने सृजनशीलता के स्तर सिद्धांत का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट अगला देखते हैं 44वां प्रश्न, शिक्षा भारतीय संविधान की किस सूची का विषय है। ऑप्शन आपके सामने है, राज्य सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची, कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपका सी होगा, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का विषय है शिक्षा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, संज्ञानात्मक विकास हेतु सबसे उपयुक्त स्थान है। ऑप्शन आपके सामने खेल का मैदान, विद्यालय एवं कक्षा वातावरण, सभागार, घर एवं परिवार। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बी होगा। बी ऑप्शन आपका विद्यालय एवं कक्षा वातावरण है, ये संज्ञानात्मक विकास हेतु सबसे उपयुक्त है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, पाठचर्या संबंधित है। शिक्षण पद्धति तथा विषय वस्तु से, संपूर्ण विद्यालयी कार्यक्रम से, मूल्यांकन तथा परीक्षण से, पाठ्य सामग्री से। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन आपका संपूर्ण विद्यालयी कार्यक्रम से, ठीक। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। जो पाठ्यक्रम होता है एक विषय का स्पेशल वो दिया रहता है, इसमें क्या पाठ्यक्रम पढ़ना है, लेकिन ये पाठचर्या जो है वो संपूर्ण विद्यालय कार्यक्रम में क्या हो रहा है वो पूरी पाठचर्या कैरिकुलम के अंतर्गत आता है, ये ध्यान रखिएगा। जिस प्रकार से दिनचर्या होती है, दिन भर में आपने कैसे क्या करते हैं वो बताते हैं, उसी प्रकार से एक विद्यालय वातावरण में संपूर्ण विद्यालय के कार्यकाल में, समय में, दिन भर में क्या होता है उसी को विद्यालय संपूर्ण विद्यालय कार्यक्रम या पाठचर्या कहते हैं। सुबह से लेकर शाम तक किसी विद्यालय में क्या हो रहा वो विद्यालय पाठचर्या में आएगा या संपूर्ण विद्यालय कार्यक्रम के अंतर्गत उसको लिया जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगला आपका, पियाजे ने नैतिक विकास को कितने स्तरों में बांटा है। यहाँ ये ध्यान दीजिएगा, ये संज्ञानात्मक विकास नहीं कहा है, पहली बात, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और ऑप्शन तुरंत 4 सही कर देंगे। तो पियाजे ने नैतिक विकास, यहाँ पर कह रहा है नैतिक विकास को कितने स्तरों में बांटा है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा सी होगा,
3 स्तरों में इन्होंने नैतिक विकास को बांटा और संज्ञानात्मक विकास को 4 स्तरों में। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न आपका, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब लागू हुआ? ऑप्शन आपके सामने है 1984, 1985, 1986, 1987। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन आपका वो है डी, 1987। 1987 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को लागू किया गया। नेक्स्ट अगला देखते हैं, बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक की संज्ञा किसने दी है? ऑप्शन आपके सामने है पियाजे, पावलोव, युंग, स्किनर। किसने कहा था आपको बताना। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए, पियाजे ने बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक की संज्ञा दी है। नेक्स्ट अगला देखते हैं, 50वां प्रश्न आपका है। 50 प्रश्न हो गए, 5 प्रश्न और है उसको भी कर लेते हैं, जिससे आपकी एक बेहतरीन तैयारी यूपी टेट परीक्षा के दृश्य हो जाए, जिससे आप परीक्षा में प्रश्न को देखते ही टिक करें और ज़्यादा सोचना ना पड़े कि कैसे क्या है। एकदम इसी आधार पे आपके परीक्षा में भी प्रश्न मिलेंगे। तो 50वां प्रश्न देखते हैं, शिक्षण प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, पहला है 4 चरण होते हैं, दूसरा 5 चरण होते हैं, तीसरा सी ऑप्शन आपका 8 चरण होते हैं, डी ऑप्शन चौथा आपका 3 चरण होते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपका ए है 4 चरण। शिक्षण प्रक्रिया के कितने चरण होते हैं? तो 4 चरण होते हैं। ठीक, आइए नेक्स्ट अगला देखते हैं। 51वां प्रश्न, द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है? ठीक, द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन आपके सामने है, जीन पियाजे, कोहलर, मैकडूगल, हॉफमैन। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा ए, जीन पियाजे। जीन पियाजे ने द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड नामक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, चिंतन ज्ञानात्मक पक्ष में होने वाली मानसिक क्रिया अथवा मनोवैज्ञानिक वस्तुओं के सापेक्ष मानसिक क्रिया है। यह कथन किसका है? ऑप्शन आपके सामने है, रास का, वैलेंटाइन का, गैरेट का, आलपोर्ट का। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, रास का। ठीक, रास का यह कथन है कि चिंतन ज्ञानात्मक पक्ष में होने वाली मानसिक क्रिया अथवा मनोवैज्ञानिक वस्तुओं के सापेक्ष मानसिक क्रिया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने सीखने के सिद्धांत में अर्थपूर्ण सीखने पर अधिक महत्व दिया या अधिक जोर दिया है? ऑप्शन आपके सामने है, ऊसू बेल ने, थांडाइक ने, बंडूरा ने, कार्ल रोजर्स ने। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका 53 का ऑप्शन ए होगा, ऊसू बेल ने। ऊसू बेल ने अपने सीखने के सिद्धांत में अर्थपूर्ण सीखने पर अधिक महत्व दिया है। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न, जलोटा बुद्धि परीक्षण है। किस प्रकार का यह बुद्धि परीक्षण आपको बताना है। जलोटा बुद्धि परीक्षण जो है, ऑप्शन आपके सामने है, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, सामूहिक बुद्धि परीक्षण, तीसरा ऑप्शन आपका ए और बी दोनों, चौथा है कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका वो होगा बी, सामूहिक बुद्धि परीक्षण। सामूहिक बुद्धि परीक्षण से संबंधित आपका जलोटा बुद्धि परीक्षण। नेक्स्ट अगला देखते हैं और लास्ट प्रश्न है आपकी इस मैराथन वीडियो का। ठीक, विशिष्ट व्यवहार तथा विचार के रूप में व्यक्तित्व को किसने परिभाषित किया है? ड्रेबर ने, वैलेंटाइन ने, देसिल ने या आलपोर्ट ने? तो इस प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा वो होगा डी, आलपोर्ट ने। ठीक, आलपोर्ट ने
विशिष्ट व्यवहार तथा विचार के रूप में व्यक्तित्व को परिभाषित किया है। ठीक, तो ये रहे मित्रों आपकी मैराथन सीरीज, मैराथन प्रश्नोत्तरी जो आपके बाल विकास शिक्षण विधि CDP से संबंधित थे। तो मुझे लगता है आप लोग को बहुत पसंद आया होगा ये वीडियो और आपके तैयारी में बहुत हेल्पफुल है। आप इसको लास्ट तक देखें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और क्यूज अगर आप करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर PDF भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो श्रृंखला कराई जाती है उसका अवेलेबल कराया जाता है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा साथ के पास शेयर कर दें। ठीक मित्रों, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। बता दें मित्रों, अगर आपने एक और 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी का वीडियो बना हुआ, अगर उसको आप नहीं देखे हैं, वो वन लाइनर प्रश्न है जो आपके रिवीजन में बहुत हेल्पफुल होंगे, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, उसको भी देख सकते हैं। टॉप 40 प्रश्न हैं जो आपकी यूपी टेट परीक्षा की दृष्टि से बेहद इम्पोर्टेंट है CDP सब्जेक्ट के अंतर्गत, तो उसको भी आप लोग अवश्य देखें। ठीक मित्रों, धन्यवाद।